जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 का एनालिसिस। साथ ही आज है 19 मई और 19 मई के जो अभी आपके शाम तक की शिफ्टों में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि 19 मई की सभी शिफ्टों का जो हुई 3 शिफ्टें हो रही हैं इन सभी का अध्ययन करने वाले हैं। और इसमें हम साथी रोज की तरह महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस तरह से क्वेश्चन आने वाले दिनों में हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के कुछ इस तरह से क्वेश्चन थे साथी, ये आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इन सभी का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आगे क्या इस क्लास का फ़ायदा हो सकता है आपके लिए। तो आप सभी से निवेदन है, एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को क्लास का फ़ायदा पहुंच सके। आज 100% बच्चों के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके सामने रहने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो यह हरी हो जाती है। यानी कि धैर्य रखें, प्रयास करें और समय जरूर बदलता है। कहने का मतलब है साथी, समस्याएं जो आती हैं वो आपके जीवन का हिस्सा होती हैं, इसलिए आपको उन समस्याओं से लड़ना है, उनके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करना है। यदि आपका समय खराब चल रहा है तो आप थोड़ी प्रतीक्षा करके अच्छे समय का इंतजार करें, अच्छा समय आपका जरूर आएगा। ठीक है, वही कह रहा है, किसी ने क्या खूब कहा है इसी बारे में कि जब लोगों का बुरा समय नहीं टिकता, नहीं लोगों का अच्छा समय नहीं टिकता तो हमारा बुरा समय क्या टिकेगा, इस तरह से कुछ कहा है किसी ने। ठीक है, याद रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ट्रैफिक की जो लाल बत्ती होती है इसी तरह से हमारे लिए समस्याएं हैं, तो हमें इनसे जरूर लड़ना है। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या है। इस तरह से देखो, ये क्वेश्चन शाम को भी आया था कल और आज भी पूछा गया था। तो अनुच्छेद 40 में क्या है साथी, इसमें ग्राम पंचायत का जिक्र मिलता है। इसको हमने कल डिटेल से अध्ययन किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 2000 साल पहले कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। जो कुषाण वंश है इसकी स्थापना कुजुल कंठविशस नामक शासक ने की थी। किसने की थी? याद रखेंगे, कुजुल कंठविशस नामक शासक था। और जो कुषाण थे ये चीन के निवासी थे। कहाँ के? चीन के, जो मंगोलिया वाला प्रांत है वहाँ के निवासी थे। और साथ ही इस वंश की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी पेशावर, जिसका नाम पहले था पुरुषपुर। क्या नाम था? पुरुषपुर या पेशावर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने दूसरी राजधानी, इसका राजा हुआ कनिष्क, उसने बनाई थी अपनी मथुरा। क्या बनाई थी? मथुरा। तो आपको इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन दिया गया होगा, मथुरा या पुरुषपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। असद अली खान के बारे में साथ ही ये रुद्र बीड़ा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? ये रुद्र बीड़ा बजाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इनके नाम से आज पूरे भारत में इनको जाना जाता है, रुद्र बीड़ा के नाम से। ठीक है, और उस्ताद असद अली खान के बारे में याद रखेंगे, इनको 2008 में पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म भूषण। ठीक है, इतना भी याद रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था, साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था। साइमन कमीशन का उद्देश्य पूछा था, तो याद रखेंगे जो साइमन कमीशन था, सबसे पहले तो याद रखेंगे आया कब था, तो 1928 में आया था। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, आपको याद रखना है 1927 में इसका निर्माण हुआ था, जबकि आया कब था? 1928 में आया था। ठीक है, और 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, इसको याद रखेंगे। साथ ही इसका विरोध हुआ भारत में। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। ये सातों के सातों जो सांसद थे ये सारे के सारे ब्रिटेन के थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1928 में ये भारत आया था, 1927 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत का दौरा करना था और जानकारी देनी थी इसको संवैधानिक सुधारों के बारे में। किसके बारे में? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक 1919 में अधिनियम आया, मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसी के बारे में जो संवैधानिक सुधार हुए थे उसमें कहा गया था कि प्रत्येक 10 साल में जांच करने के लिए कमेटी आएगी। तो वही कमेटी का नाम था साइमन कमीशन। इसको आना था 1929 में, लेकिन ये 1929 में इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां पर चुनाव होने थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1928 में ही भारत आ गया। इसका उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सुधारों की एक व्यापक जांच करना था और अध्ययन करके किसको सौंपना था? जो ब्रिटेन के सरकार है उसको सौंपना था। ठीक है, और तत्काल जो शासन वाली सरकार थी उस समय 1927-28 में अंग्रेजों की, उसकी भी जांच करना था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका आया कब था? तो 1928, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस तरह से क्वेश्चन आया था, या तो मुख्य उद्देश्य पूछा था या इसका दूसरा नाम पूछा था। तो याद रखेंगे इसका साथी दूसरा नाम था टी एक्ट। टी एक्ट मतलब क्या होता है? चाय का अधिनियम। ठीक है, चाय अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसमें ऐसा हुआ था साथी, यहाँ के जो व्यापारी थे वो जाकर के अपनी चाय को
चाय ले गए यहाँ से खरीद कर और लंदन के गोदामों में जमा कर दी। जब गोदामों में जमा कर दी तो वहाँ पर चाय की बिक्री कम हो गई। इस कारण ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा रखी गई भारी चाय की मात्रा को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था, इसलिए वहाँ से चाय लाकर इन लोगों ने भारत में सप्लाई की थी। ठीक है, तो आर्थिक रूप से संघर्ष करने में मदद की थी इस एक्ट ने। ठीक है, तो याद रखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो एक टी एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसको जो चाय रखी थी लंदन में उसको वापस लाना था। और साथ ही ये वही एक्ट है जिसके तहत वॉरेन हेस्टिंग को भारत का क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था जनसंख्या विस्फोट किस वर्ष हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे जनसंख्या विस्फोट के बारे में जो 1951 से 1981 के बीच का वर्ष है, याद रखेंगे 1951 और 1981 के वर्ष बीच के जो समय है इसको क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि साथ ही याद रखेंगे एक निश्चित समय एक विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्तियों की जब अचानक संख्या में वृद्धि हो जाती है। देखो कह रहा है एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में, यानी कि अपना क्षेत्र तो भारत हो गया और निश्चित समय कितना हो गया, 30 वर्ष हो गया, 51 से 80। ठीक है, तो इस समय में अचानक से लोगों की वृद्धि हो गई। ठीक है, जब इसमें जनसंख्या वृद्धि हो गई तो इसको क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। और हम सभी के लिए चिंता का विषय है, ये भी याद रखेंगे। अभी वर्तमान में भी इस तरह से विस्फोट चल रहे हैं। कोरोना के कारण भी एक बार विस्फोट आया था, जो लॉकडाउन आपका लगा था 2020 के मार्च में, और दिसंबर के लगभग आपका विस्फोट हुआ था एक बार फिर से। ठीक है, याद रखेंगे इसको अच्छे से आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो हम जानेंगे प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। ठीक है, तो मोरमुगांव बंदरगाह की बात करें साथी, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे गोवा राज्य में। इसके अलावा कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो यहाँ पर ये भारत का मैप है, इसमें यहाँ से जो सीमाएं लगती हैं भारत की, ये गुजरात का राज्य है। और गुजरात राज्य में आपका कांडला बंदरगाह फेमस है। क्या है, कांडला बंदरगाह, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा मुंबई एक बंदरगाह है। इसके अलावा आपका नवासोवा करके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके अलावा पणजी एक बंदरगाह है, जबकि मार्मोगांव आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये रहा आपका मार्मोगांव बंदरगाह। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये पूछा गया था। इसके अलावा एक मंगलौर बंदरगाह है। क्या मंगलौर बंदरगाह है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा आपका कोच्चि बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह तथा हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, इन सभी को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, पणजी, मोरमुगांव, मंगलौर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप तथा हल्दिया। पारादीप मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये कहाँ पर पड़ता है, ओडिशा में। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो याद रखेंगे ओडिशा राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो मोरमुगांव का आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे फ्लड ऑफ फायर की बात की जाए तो मशहूर राइटर हैं भारत के। इनका नाम क्या है, इनका नाम है अमिताभ घोष। क्या नाम है, अमिताभ घोष नाम है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, अमिताभ घोष फ्लड ऑफ फायर के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था नवंबर 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं मशहूर भारत के, इनका नाम है अचंता शरत कमल। ठीक है, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अचंता शरत कमल को नवंबर 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था, तो याद रखेंगे कॉमनवेल्थ में इन्होंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर सहित कुल मिलाकर के 4 पदक जीते थे। ठीक है, एक साल में सर्वाधिक गोल्ड लगभग इन्होंने जीते थे, इस कारण उन्हें क्या मिला था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये कब मिला था, तो इसकी घोषणा 29 अगस्त को हुई थी, जबकि ये दिया कब गया था, तो नवंबर 2022 में दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बौद्ध वास्तुकला जहां पर बौद्ध भिक्षु अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और इस स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया था, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं यानी कि पूजा अर्चना करते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे, देखो जो अपने लिए जो हिंदू धर्म है उसमें क्या बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो इस्लाम धर्म है इसमें क्या बनाई जाती है, मस्जिदें बनाई जाती हैं। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में स्तूप या मठ क्या कहेंगे, इसको स्तूप या मठ कहते हैं। स्तूप या मठ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं यानी कि पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तूप या मठ। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा था श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, इस तरह से भी क्वेश्चन आया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो जो श्रीमंत शंकरदेव हैं ये कहाँ के हैं, सबसे पहले तो याद रखेंगे असम के हैं। कहाँ के, असम के। और इसके अलावा ये क्या है, प्रसिद्ध कवि और नर्तक थे। और ये किस नृत्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे सत्रिया। असम में कौन सा शास्त्रीय नृत्य साथी, ये आपका सत्रिया होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी याद रखेंगे। और श्रीमंत शंकरदेव इससे संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मणिपुरी नृत्य किस विषय पर किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। जो मणिपुरी नृत्य है इसका विषय क्या है या फिर ये किसके लिए समर्पित है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो याद रखेंगे जो मणिपुर है
राज्य इसकी स्थान पर मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का उद्गम हुआ है? उत्पत्ति स्थान पर इसका क्या नाम रख दिया है? मणिपुर, क्योंकि मणिपुर का है तो मणिपुरी नाम रख दिया है। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे इसमें हिंदू वैष्णव संप्रदाय, जो हिंदू का वैष्णव संप्रदाय होता है इसके प्रसंगों पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है साथी, इसमें माता राधा और भगवान श्री कृष्ण, कौन, देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम प्रसंग है, इसी नृत्य को करते हुए जो नृत्यांगना होती है या नर्तक होते हैं वो इसको दर्शाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। इतना ही आपको याद रखना है। यदि इस जानकारी को आपको पढ़ना है तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, लेकिन इसका राइट आंसर आपको याद रखना है प्रशांत महासागर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है साथी, पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश आता है तो कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है तो क्या होता है इसमें साथी, मानव शरीर में जब त्वचा से टकराता है तो इस प्रकार इसके विटामिन डी का निर्माण होता है। क्या होता है? जो विटामिन डी होता है ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ये अपनी त्वचा से टकरा करके विटामिन डी का निर्माण करता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारत की समुद्री सीमा निम्नलिखित में से किस देश से मिलती है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो भारत की सक्रिय समुद्र सीमा है ये लगभग 7 पड़ोसी देशों से मिलती है। ठीक है, 7 पड़ोसी देशों से। कौन कौन से देश हैं इनमें हम जानेंगे, जो समुद्री सीमा बनाते हैं। ठीक है, यानी कि लैंड सीमा नहीं, धरती की सीमा नहीं, भूमि सीमा नहीं, समुद्री सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं तो याद रखेंगे, सबसे पहले तो पाकिस्तान याद रखना है, हम पश्चिम से पूर्व के क्रम में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है बांग्लादेश, इसके अलावा म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका। ये जो देश है ये आपके क्या हैं साथी, ये आपके कुल मिलाकर के 7 देश पड़ोसी सीमा बनाते हैं। कैसे, किससे बनाते हैं? तो समुद्र से बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन पड़ोसी देशों में कुछ ऐसे देश हैं जो आपकी भूमि से सीमा बनाते हैं। तो इसमें से पाकिस्तान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा और बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 3 देश ऐसे भी देश हैं जो आपके स्थल से सीमा बनाते हैं और समुद्र से भी सीमा बनाते हैं। और भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर भारत कौन से क्रम का देश है? इस तरह से भी क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितनी? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है अपने देश का। और इस क्षेत्रफल के आधार पर भारत अपना प्यारा देश 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर। इसमें से आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, जिसमें से एक ट्रिक होती है रुक चीन अब आ भारत। क्या है? रुक चीन अब आ भारत, इस तरह से आती है। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें रूस, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, और इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया हो जाता है और उसके बाद ब्राजील, तथा उसके बाद क्या हो जाता है? आपका भारत हो जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के 7वें स्थान पर हम आते हैं। और हमारे बाद कौन सा देश है? तो अर्जेंटीना है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जबकि बात की जाए जनसंख्या के मामले में तो जनसंख्या के मामले में अभी हाल ही में हमने चीन को पछाड़ दिया है और हम प्रथम स्थान पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था हेलोवीन दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ठीक है, बात करेंगे हेलोवीन फेस्टिवल के बारे में। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हुई थी। कहां पर हुई थी साथी? आयरलैंड और स्कॉटलैंड में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन सा समुदाय मनाता है? तो याद रखेंगे ईसाई समुदाय मनाता है। कौन सा साथी? ईसाई समुदाय इसको मनाया जाता है। ठीक है, ईसाई समुदाय क्यों मनाता है? तो इसमें साथी याद रखते हैं ईसाई जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें जो अपने पूर्वज हैं उनकी आत्मा को शांति देनी है। तो इस पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए भूतों का गेटअप धारण करते हैं। किसका? भूत प्रेत वाले जो कपड़े होते हैं वो पहनते हैं और पूर्वजों की आत्मा की शांति देने के लिए ये हेलोवीन फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, त्योहार या दिवस कह सकते हैं, मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे। तो याद रखेंगे 31 अक्टूबर को, यानी कि जो अक्टूबर माह है इसका अंतिम दिवस जो होता है उसी दिन हम जो ईसाई लोग हैं वो हेलोवीन फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, और ये फेस्टिवल क्यों चर्चा में रहा था? तो याद रखेंगे जो आपका 31 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था, तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया में भगदड़ के कारण कई हजार लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, इस कारण ये चर्चा में रहा था। तो इसको याद रखेंगे। हेलोवीन फेस्टिवल एक ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है जो पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए भूतों के गेटअप धारण करके लोग मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके स्टीफन हॉकिंस। आप सभी को पता होगा, एक व्हील चेयर पर आपने देखा होगा यदि तैयारी कर रहे हैं तो 2018 से पहले ये व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठे एक मशहूर वैज्ञानिक हुआ करते थे। स्टीफन हॉकिंस अमेरिका के एक मशहूर वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया था साथी? याद रखेंगे ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। कौन सा? ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था स्टीफन हॉकिंस ने, जो कि अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो याद रखेंगे 8 अगस्त 1942। कब साथी? 8 अगस्त 1942 को, जब आपके ग्वालियर टैंक मुंबई में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ने का आग्रह किया, यानी कि तुरंत भारत छोड़ने को कहा। तो याद रखेंगे इस दौरान महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ठीक है, माफी चाहेंगे, आग्रह नहीं किया था। ठीक है, ग्वालियर टैंक में गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा था कि तुरंत भारत छोड़ जाओ। ठीक है, तो इस दौरान इन्होंने जब भारत छोड़ने के लिए जो आंदोलन चलाया था, तो उस दौरान इन्होंने कहा था करो या मरो। गांधी जी ने कहा था ये मेरा आखिरी आंदोलन है, यदि आपको स्वतंत्रता अभी लेनी है तो आपको करना होगा या मरना होगा। ठीक है, लास्ट है आपके लिए, डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, याद रखेंगे किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। लेकिन ये नारा चला कब से था? तो 9 अगस्त से चला था। कब से? 9 अगस्त से चला था, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, दिया तो 8 अगस्त को था, लेकिन 9 अगस्त से ये नारा पूरे देश में चला गया था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, इसी दौरान आपका ऑपरेशन जीरो आवर चलता है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सफल पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे सफल पोर्टल के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, कौन है? नवीन पटनायक जी के द्वारा आपका इसको लॉन्च किया गया है सफल पोर्टल को। क्यों किया गया है? तो याद रखेंगे जो किसान होते हैं, जो कृषि उद्यमी होते हैं, ठीक है, इनके लिए सस्ती और जल्दी लोन मुहैया कराने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, किसानों को अच्छे से अच्छे डिजिटल किसान बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखेंगे कारोबार में वृद्धि कर सकें तो इनके लिए आसान और सस्ती लोन देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था कोबी ब्रांड किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी याद रखेंगे कोबी ब्रांड के बारे में। तो जो कोबी ब्रांड थे, इनका पूरा नाम था कोबी बीन ब्रांड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।